चलो जी बेटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मनी। ठीक है, 1 घंटे में चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। उसके बाद हम बैंकिंग के बहुत सारे टॉपिक को टच करके जाएंगे आज। ठीक है, और कल 1 घंटे का लेक्चर बचेगा और बैंकिंग भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मनी की। तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बात ना करें बार्टर सिस्टम की। बेटा एक बात समझ लेना, मैं बार्टर सिस्टम और मनी की इकट्ठे बात करके चलूंगा, जिससे आपको बार्टर सिस्टम भी समझ में आएगा, उसकी लिमिटेशन भी क्लियर होंगी, मनी में समझ में आएगा और उसके फंक्शन भी क्लियर होंगे। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा मनी सप्लाई। बस खत्म, इतना सा चैप्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम की बात करते हैं। क्या था बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, C2C इकोनॉमी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। क्या था बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। यही था बार्टर सिस्टम। बेटा सर्विसेज की बात थी कि नहीं थी बार्टर सिस्टम के टाइम तक? बस ये बता दो, थी नहीं थी? थी नहीं थी यार, क्या बात कर रहे हो? तब तक तो सर्विसेज नाम की कोई चीज भी नहीं होती थी बेटा। बार्टर सिस्टम क्या था? एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है बेटा, इसका नाम है दूसरा C2C इकोनॉमी। हेयर C मींस कॉमोडिटी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है ना, मनी नाम की कोई चीज ही नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से मनी को आना पड़ा। बहुत सारी कमियां थी, सारी कमियां भी देखेंगे, लेकिन पहले मनी की डेफिनेशन। मनी क्या है? सच में क्या? लो जी, सभी सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा क्या कहता है? मनी इज एनीथिंग। बेटा मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा इसने क्या बोला? मनी कुछ भी हो सकता है, कूड़ा भी मनी हो सकता है, अगर ये 4 फीचर रखता हो तो। बेटा अगर कोई चीज ये 4 फीचर रखती है तो वो मनी बन जाएगी। 4 फीचर क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, मेजर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होना चाहिए। यही बेटा मनी के 4 फंक्शन है। बार्टर सिस्टम की जो 4 कमियां थी बेटा, उनको मनी ने दूर किया था इस 4 फंक्शन से, तब जाकर वो मनी बनी है। ठीक है जी, मनी के 2 प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। ये प्राइमरी फंक्शन है और बेटा ये दोनों क्या है? ये दोनों सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, अभी मेरे को ये चारों के बारे में बताना है और बार्टर सिस्टम की 4 लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करना है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर। पहले कमी बताएंगे और फिर बताएंगे कि मनी ने कैसे दूर किया इसको। ठीक है जी, चलो, और दोनों टॉपिक साथ साथ खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले लो, मैं इस साइड लिख दूंगा बेटा लिमिटेशन क्या थी बार्टर सिस्टम में, और इस साइड लिख दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। चलो जी, सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। लो जी, कुछ बातें बोलेंगे आप मेरे साथ साथ, फिर मैं लिखकर क्लियर करूंगा। पहले हम बोलेंगे। ठीक है बेटा, बार्टर सिस्टम की पहली लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मतलब बेटा बार्टर सिस्टम तभी काम करेगा जब बायर और सेलर दोनों रेडी होंगे अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, तभी काम करेगा बार्टर सिस्टम। एक इंसान के पास शूज है, ठीक है, और वो चाहता है शूज के बदले में राइस मिल जाए। आसान है ऐसे बंदे को ढूंढना जो आपके शूज लेने को तैयार हो और आपको राइस देने को तैयार हो। आप पहुंचे एक बंदे के पास, आपने कहा शूज ले लो, उसने कहा शूज तो ले लूंगा पर मेरे पास राइस नहीं है, वीट है। दूसरे ने कहा राइस है पर मैं शूज नहीं लेना चाहता, मैं तो इसके बदले में वेजिटेबल चाहता हूं। बेटा घूमते रहो और घूमते रहो, लाखों में से मिलेगा कोई एक बंदा ऐसा जहां पर दोनों की वांट सेटिस्फाई हो जाएंगी। सबसे बड़ी कमी। ठीक है, लिखकर बोलूं, यहां पर एक बात लिखनी है मेरे को और यहां पर 4 बातें लिखनी है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये एज इट इज याद करना है जैसे मैं लिख रहा हूं। नंबर तभी मिलेगा क्योंकि क्या होता है, देखो समझाने वाला है। ठीक है, समझना बहुत आसान है, इसको आप स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में लिखते नहीं हो, नंबर मिलता नहीं है। ठीक लिखा? जो मैंने समझा वही लिखा।
बार्टर सिस्टम तभी काम कर सकता है जब बायर और सेलर तैयार हो एक दूसरे के गुड्स एक्सचेंज करने को, तभी काम कर सकता है। एग्जाम्पल कुछ भी लिख देना जो आपका मन करे। मैंने बात करी है शूज और राइस की, तो आप कोई और भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बेटा मनी ने कैसे इस लिमिटेशन को खत्म किया? मनी ने कैसे खत्म किया? एक बात बताओ, मनी के साथ सबसे बढ़िया फीचर पता है क्या है? मनी हैज द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। हर कोई एक्सेप्ट करता है मनी, या कोई मना कर देता है? लीगल टेंडर मनी को मना कर सकते हो क्या? गवर्नमेंट ने जिसको मनी बोल दिया उसको मना कर सकते हो आप? लीगल टेंडर कोई मना नहीं कर सकता। मनी के साथ फीचर है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। बेटा इसकी वजह से पता है क्या हुआ? यू कैन सेटल परचेज एंड सेल इंडिपेंडेंटली। सबसे बड़ी बात बेटा बार्टर सिस्टम में क्या था? आप वही अगर आपको कोई गुड्स चाहिए, अगर सेलर रेडी नहीं है तो बेटा गुड्स आप उससे छीन तो सकते नहीं, ठीक है ना? बायर और सेलर रेडी होने चाहिए एक दूसरे का गुड्स एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं है बेटा, आप परचेज और सेल को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो। मान लो बेटा मेरे पास शूज है लेकिन मुझे राइस चाहिए, लेकिन मनी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, मत बेचो अभी शूज। राइस आराम से खरीद सकते हो आप बेटा पैसे देकर। सेल को इंडिपेंडेंटली हैंडल करा, बाद में कुछ दिन के बाद आप चाहो तो शूज भी बेच सकते हो, उसके बदले में भी पैसा ला सकते हो। परचेज और सेल इंडिपेंडेंटली हैंडल हो सकती हैं क्योंकि मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। बेटा इसने क्या कर दिया? इसने बेटा ट्रेड बहुत आसान कर दिया। आप कह सकते हो स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, क्या मनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है? मनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है? लिखूं या तो मैं पहले बताता हूं। बेटा मनी के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। मुझे भूख लगी है, पैसे खा जाऊं? मनी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन मनी के पास वो ताकत है, वो हर चीज आपको बाय करके दे सकती है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। लिख देता हूं मैं इस बात को। लो जी, खत्म हो गया हमारा एक टॉपिक, ठीक है? एक फंक्शन, एक लिमिटेशन खत्म होगी। आराम से दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, ठीक है? बार्टर सिस्टम की सबसे पहले कमी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है ना? बेटा एक ऐसा बंदा ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसके पास आपकी जरूरत की चीज हो और वो आपकी चीज लेने को तैयार हो, बहुत मुश्किल है, कई लाखों में से एक है, ठीक है ना? बेटा पता लगे जब तक भूख लगी है और आपको चाहिए राइस और आपके पास शूज है, बंदा खत्म हो गया। ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिला जो राइस देने को तैयार हो, जो आपके शूज लेने को तैयार हो, सबसे बड़ी परेशानी। लेकिन बेटा मनी ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया बहुत इजीली। मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है, मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। बेटा आप सेल और परचेस को अलग अलग इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है ना? तो बेटा ट्रेड बहुत आसान कर दिया इसने हमारा। लेकिन एक बात है बेटा, इस भ्रम में मत जीना कि मनी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, मनी नहीं करता। लेकिन मनी आपको हर वो चीज खरीद के दे सकता है जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। 4 बात लिख दोगे? इन 4 बातों के ऊपर एक एक लाइन भी लिख दोगे ना तो बहुत आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी? बढ़े आगे, ठीक है? दूसरी प्रॉब्लम, अरे यार अभी प्राइमरी फंक्शन ही चल रहा है बेटा, अभी प्राइमरी फंक्शन ही चल रहा है। पहले समझेंगे बेटा, बाद में लिखूंगा मैं और क्लियर करूंगा आपको सारी बात, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, सारी कॉमोडिटीज की वैल्यू बराबर होती है?
पूरी दुनिया में जितनी भी कॉमोडिटी है उनकी वैल्यू बराबर है। गोल्ड की वैल्यू बराबर है वीट के, वीट की वैल्यू बराबर है राइस के, राइस की वैल्यू बराबर है एसी के, एसी की वैल्यू बराबर है एलईडी के। ऐसे किसी की वैल्यू बराबर है? ये तो मानते हो वैल्यू बराबर नहीं है। बेटा अगर बार्टर सिस्टम था, क्या सारी की सारे गुड्स को एक पर्टिकुलर एक चीज में मेजर किया जा सकता था? किसी यूनिट में? नहीं, कोई यूनिट ही नहीं थी। एक यूनिट में सबको मेजर किया जा सकता था, कोई यूनिट नहीं थी। क्या एक्सचेंज रेशो डिसाइडेड थी? अगर किसी को गोल्ड लेना हो बेटा, ठीक है, मान लो 10 ग्राम्स गोल्ड लेना हो, तो उसके बदले में कितने वीट दिए जाएं, कितने राइस दिए जाएं, कितने शूज के पेयर दिए जाएं, कितनी वेजिटेबल दी जाए? क्या डिसाइडेड था? एक्सचेंज रेशो डिसाइडेड थी? नहीं, एक्सचेंज रेशो भी कहीं लिखी नहीं हुई थी। परेशानियां समझ लो बेटा, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ना होने की वजह से। ना तो सारी कॉमोडिटी की वैल्यू एक जैसी है, पहली बात। दूसरी बात, ना कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, ना एक्सचेंज रेशो कहीं डिसाइडेड है। अब क्या होता है बेटा, एक्सचेंज रेशो विल बी रैंडमली डिसाइडेड। अगर दो लोग खड़े हुए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक वेजिटेबल दे रहा है, दूसरा राइस दे रहा है, बेटा एक्सचेंज रेशो इज रैंडमली डिसाइडेड। जिसमें होता क्या था बेटा, वन पार्टी श्योरली सफर, एक को तो नुकसान होने ही वाला है, क्योंकि कहीं प्री डिसाइडेड नहीं था बेटा। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता था वो दूसरे को धोखा दे ही जाता था किसी ना किसी तरीके से। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं बेटा, ये चारों कमियां अकेले मनी ने दूर कर दी। बेटा आज की तारीख में क्या सारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइस में, वो मनी में बताया जा सकता है कि नहीं? मनी के टर्म्स में लिखा जा सकता है कि नहीं? आप एक शॉपकीपर की दुकान पे जाते हो, आज की तारीख में एक रिटेलर की दुकान पे 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट रख के बैठा है, क्या सबको मनी में नहीं डिफाइन किया जा सकता? हर एक की कोई ना कोई मनी वर्थ है। क्या आज की तारीख में गुड्स एंड सर्विस की एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है? हाँ बेटा, हर गुड्स एंड सर्विस का एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है जिसको हम मनी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, इसने ही पॉसिबल किया है अकाउंट्स मेंटेनेंस। अकाउंट्स नहीं बन सकते थे अगर मनी नाम की कोई चीज ना होती। आज की तारीख में आप अकाउंट्स देखते हो इतनी सारी फर्म के, लगभग सारी फर्म्स के, बेटा बिकॉज ऑफ मनी ओनली, ठीक है। इसीलिए हम मनी को बोलते हैं बेटा यूनिट ऑफ अकाउंट। 1 मार्क क्वेश्चन, इसीलिए हम बोलते हैं बेटा यूनिट ऑफ अकाउंट। इंडिया में यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? रुपी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट। इन ब्रिटेन पाउंड, स्टर्लिंग भी बोलते हैं, पाउंड भी बोलते हैं बेटा। इन यूएस डॉलर। ये तीनों यूनिट ऑफ अकाउंट है, मतलब हर कंट्री का अपना है यूनिट ऑफ अकाउंट है बेटा। अकाउंट बनाने के लिए अलग ही यूनिट है। इंडिया में रुपी है। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई? बहुत जल्दी से लिख दो इन सारी बातों को। मैंने यहां 4 बातें बोली और यहां पर 3 बातें, बहुत जल्दी से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पहली बात, सेकंड पॉइंट, हाँ एक जैसी बात है यार। पहले तो ये बताया कि सारे गुड्स एंड सर्विस का कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, फिर बताया वो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? वो मनी है, ठीक है। इसकी वजह से अकाउंट्स बनने पॉसिबल हो पाए हैं, वरना क्या लिखते, कैसे बनाते अकाउंट्स? खत्म, अकाउंट्स बन ही नहीं सकते। कोई रास्ता ढूंढ के बता दो मुझे। चलो जी, ठीक है, बढ़े आगे। बेटा थर्ड लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, लो जी, बहुत आराम से इस बात को समझते हैं। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है बेटा? फ्यूचर पेमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इन्वॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं फ्यूचर पेमेंट। बेटा बार्टर सिस्टम में ये बात फेल हो जाती है ड्यू टू 3 रीजंस। 3 रीजन ऐसे हैं बेटा जिसकी वजह से ये काम नहीं करता, बार्टर सिस्टम काम नहीं करता। सबसे पहले बात है बेटा, लो मैं लिख देता हूं। डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग
फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक है बेटा, बार्टर सिस्टम में ये काम नहीं करता। क्यों बेटा? सबसे पहली बात लिख देता हूं, स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, लो जी समझने की कोशिश करो बेटा। आज आपने किसी से राइस ले लिए और बेटा प्रॉमिस हुई कि 6 महीने के बाद आप उसको वीट देने वाले हो। ठीक है, 6 महीने के बाद आप वीट अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास कोई वेजिटेबल है, वो कहेगा नहीं नहीं मैंने तो वीट बोला था और तूने प्रॉमिस किया था वीट। बेटा कई बार एक स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई हो सकती है कि स्पेसिफिक गुड्स नहीं दे रहे आप मेरे को जैसा मैंने कहा था। दूसरी बात बेटा, हो सकता है बोरोअर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं दे पाए एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। जैसे कि बेटा आज आपने उससे कोई वेजिटेबल खरीदी, लेट्स सपोज की पोटैटो। ठीक है, आज आपने खरीद लिया, प्रॉमिस हुआ 3 महीने के बाद आपको पोटैटो देने वाले वापस। 3 महीने के बाद आपने जब वापस करे, वो कहता है ये सेम क्वालिटी के नहीं है, जैसे मैंने दिए थे बिल्कुल वैसे नहीं है। सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, सेम क्वालिटी अरेंज नहीं हो पा रही। ठीक है, तीसरी बात बेटा, प्रोडक्ट में लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। आपने बेटा किसी से नारियल ले लिया सर्दियों के टाइम पर और बोला गर्मियों में वापस कर दूंगा। बेटा सर्दियों में उनकी वर्थ कुछ भी नहीं है, आपने ले लिया, लेकिन गर्मियों में जब आपने वापस करना था बेटा, उस टाइम पर डेंगू फैल गया और बहुत वैल्यू बन गई उस चीज की बेटा। तो हो सकता है बेटा प्रोडक्ट में लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाए कि उस टाइम तो बहुत सस्ता था, आज तो इसकी अलग ही वर्थ है। 3 अलग अलग कमियां हैं, समझ आ रही हैं? 3 कमियां। क्यों पेमेंट के तरह, क्यों फ्यूचर पेमेंट में काम नहीं आ सकता बार्टर सिस्टम, क्यों फेल हो जाता है फ्यूचर पेमेंट में? बेटा डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्यूचर पेमेंट है, लेकिन बार्टर सिस्टम काम नहीं करता। 3 रीजन है इस बात के। बेटा कई बार लड़ाई हो जाती है स्पेसिफिक गुड्स को लेकर। ठीक है ना, आपने बोला 6 महीने बाद वीट देना, पर आप वीट अरेंज नहीं कर पाए 6 महीने बाद, लड़ाई हो सकती है। दूसरी बात बेटा, बोरोवर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अरेंज नहीं कर पाया एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। ठीक है ना, आपने आज वाटरमेलन ले लिया, उससे आपने बोला कि तेरे को 3 महीने के बाद वाटरमेलन वापस करूंगा। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया था, आपने मेरे को पुअर क्वालिटी का वापस किया। इस बात को लेकर भी लड़ाई हो सकती है। तीसरी बात बेटा, प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट सस्ता या महंगा हो सकता है बेटा जिस टाइम आपने लिया और जिस टाइम रीपेमेंट की, उस टाइम के गैप में। ठीक है, बात समझ में आई? बेटा ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मनी के पास है। एक बात बताओ, आज की तारीख में एक सिंगल डे में, मैं आपको एक बात बोलता हूं, एक सिंगल डे में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं बेटा जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में उधार नहीं होता। कितने बिजनेस चल रहे हैं पूरे दुनिया में, वर्ल्ड वाइड? पता समझ में आ रहा है कितने बिजनेस चल रहे होंगे? हर बिजनेस में अगर एक एक ट्रांजैक्शन भी उधार की और रोज, पता है कितनी ट्रांजैक्शन बैठती हैं? बिलियंस। बेटा एक ही दिन में बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है। क्या कोई दिक्कत आ रही है मनी के होते हुए? नहीं बेटा, मनी इज द सोल रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज की तारीख में वो आपको इजीली लैंड कर रहे हैं पैसे और आप बोरो कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी ओनली, क्योंकि मनी बेटा एक्ट करती है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज आपने लाख रुपए दिए तो पता है बेटा लाख आने हैं, ना तो कोई स्पेसिफिक गुड्स का चक्कर, मनी में कोई क्वालिटी का इशू ही नहीं है, और बेटा ना अपनी वैल्यू खोने वाला ना गेन करने वाला, सेम वैल्यू। गंदा हो जाएगा नोट, वैल्यू तो सेम ही है। बात समझ में आ रही है? मैं लिख देता हूं इस साइड मेरे को जो लिखना है। पहली बात, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो जी, ड्यूरेबिलिटी है हर गुड्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल, नट्स, हर गुड्स की ड्यूरेबिलिटी तो नहीं है, ये तो मानते हो बेटा। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे डेटोरिएट देयर वैल्यू। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पेरिशेबल प्रोडक्ट खराब होते जाएंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी बेटा। लेकिन एक बात बताओ, मनी को स्टोर किया जा सकता है कितना भी टाइम? किया जा सकता है
बेटा देखो एक बात सुनो, वेल्थ को स्टोर करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे कन्वीनियंट रास्ता है मनी। वेल्थ को स्टोर करने के बहुत सारे रास्ते हैं, प्रॉपर्टी खरीद के रख दो, गोल्ड खरीद के रख दो, या मनी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं सबसे इजी सबसे कन्वीनियंट रास्ता मनी है। बेटा रीजन क्यों मनी कन्वीनियंट है स्टोर करने के लिए, एक तो पहली बात है स्टोरेज कॉस्ट कुछ नहीं आती आपको। दूसरी बात है बेटा मनी कंटिंजेंसी और इमरजेंसी के टाइम पर इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। किसी के घर में कोई इमरजेंसी होगी, पैसे दो बेटा, शायद मान लो बीमारी हो गया कोई, ठीक है, डॉक्टर को पैसे तो एक्सेप्ट करेगा, डॉक्टर को प्रॉपर्टी के पेपर है एक्सेप्ट कर ले, शायद ना करे, जरूरी है कर लेगा, नहीं बेटा, मनी हैज द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी के पेपर में नहीं है ये फीचर। और रात को कहां चेक कराएगा प्रॉपर्टी के पेपर हो क्या कि नहीं, आपने फर्जी पेपर पकड़ा दिए तो नहीं करेगा, पक्का बोल रहा हूं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात बेटा मनी पोर्टेबल है, प्रॉपर्टी पोर्टेबल है, उठाकर ले जाओ हाथ पर, हनुमान जी नहीं हो आप, ठीक है, हाँ बस हनुमान जी के केस में प्रॉपर्टी पोर्टेबल थी, ठीक है, आपके केस में नहीं है। बात समझ में आई, मनी क्यों स्टोर की जाती है, क्यों बेटा वेल्थ को सबसे ज्यादा स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ मनी किया जाता है। बात ओके, लिख दो फटाफट से, चलो लास्ट बात है, बहुत जल्दी से लिखता हूं। चलो जी डन, ठीक है जी बेटा, लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का। टॉपिक का नाम है मनी सप्लाई, और बहुत आराम से समझना जरा, टॉपिक पेपर का पार्ट है, 100% बोल रहा हूं, मेरे को कोई डाउट नहीं होगा अगर न्यूमेरिकल भी आ गया तो, इससे ये भी बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलो जी सब सामने देख रहे हैं, जरा मेरी तरफ, दो वर्ड पे फोकस है मेरा, कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं है मीनिंग में। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, बड़े काम की बात, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। बेटा पब्लिक मतलब कौन कौन, बेटा देखो, हाँ पब्लिक का मतलब सिर्फ दो सेक्टर से मेरी बात है, मैं सिर्फ दो ही लोगों की बात कर रहा हूं, या तो हाउस होल्ड के पास जो मनी है, एक तो बात उनकी चल रही है, और एक उस मनी की बात चल रही है बेटा जो फर्म्स के पास है, ठीक है। आपने दो लोगों को याद रखना है, उनकी बात नहीं चल रही कभी भी, ना तो गवर्नमेंट की बात चल रही है, ना ही बेटा आरबीआई की बात चल रही है, बिल्कुल भी नहीं चल रही, ठीक है ना। मनी मतलब वो जो बेटा इकोनॉमी में है इस टाइम पर, और जिनको सप्लाई करा इन दो बंदों ने, बस दैट्स इट, मनी वो है, मनी सप्लाई से मेरा मतलब वो है, इनके पास जो पड़ा है उसकी बात नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है ना। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब बेटा मैं इसको लिख दूं कि ये स्टॉक कंसेप्ट है। बेटा अगर याद हो नेशनल इनकम में दो कंसेप्ट पढ़े थे, स्टॉक एंड फ्लो, याद नहीं है? फ्लो क्या होता है? जो मेजर होता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक क्या होता है? जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है। याद आई बात याद आई? ठीक है, मेरा दो ही बात पे एनालिसिस था, अभी क्या है दो बात ओके है। जब मैं कहूं पब्लिक तो पब्लिक से मेरा मतलब क्या है? हाउस होल्ड से है, मेरा मतलब फर्म से है, लेकिन मेरा मतलब कभी गवर्नमेंट और आरबीआई से नहीं है। इसका मैं लॉजिक बताऊंगा, लेकिन कुछ देर इंतजार करो, समझ में आएगा लॉजिक। ठीक है बेटा, आरबीआई ने मेजर ऑफ मनी सप्लाई दिए हैं आपको। चार तरीके से आरबीआई मेजर करता है कि कितनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है। M1, M2, M3, M4 बोलते हैं प्यार से। ठीक है, ये आरबीआई ने स्टार्ट किया था 1977 में, ईयर याद रखना। 1977 में बेटा आरबीआई ने चार मेजर दिए थे मनी सप्लाई के। ठीक है, इनको हम बोलते हैं M1, M2, M3 एंड M4। अभी क्लियर करता हूं ये क्या है मेजर। ठीक है, मेरे को क्योंकि एक अलग शीट चाहिए थी, इसलिए मैंने बेटा यहां पर लिखा ही नहीं। मैं M1 की भी बात नहीं जान के कर पाया,
ठीक है, मेरे को एक ही जगह पे चाहिए चारों बातें ताकि कंपैरिजन मेरे लिए आसान हो। ठीक है जी, चलो M1 में आता क्या है, क्या मतलब होता है M1 का? चलो जी, एक्सपर्ट्स मेरे सामने, बहुत सारी बातें करनी है। M1, पहले तो एक बात बोल देता हूं बेटा, M1, M2, M3 और M4 ये बेटा ना डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है। M1 इज द मोस्ट लिक्विड, ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, अभी समझ में आएगा। ये थोड़ा सा कम लिक्विड है, ये उससे कम लिक्विड है, और ये सबसे कम लिक्विड है। सबसे ज्यादा लिक्विड चीज बोल रहा हूं बेटा, जो बिल्कुल बिल्कुल कैश के बराबर है, बिल्कुल कैश के बराबर, वो ये चीज है, बिल्कुल लिक्विड। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, पब्लिक का मतलब पता है कौन होता है? हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, जो उनके पास करेंसी है, जो कॉइन है बेटा, कौन सी करेंसी और कॉइन? बेटा जो लीगल टेंडर मनी है, जो लीगल टेंडर मनी है। क्या इसमें पुराना 500 का नोट आएगा? यही तो सोचना है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक मतलब कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन। कौन सी करेंसी? जो लीगल टेंडर मनी है, सिर्फ वो। पहली बात। दूसरी बात, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। बाबू व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट? बेटा देखो, हाँ विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, ठीक है बेटा, लेकिन सिंपल बात बोलूं, जिसको आप चेक से एनकैश करा सकते हो। और एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर मेरे वर्ड पे रहोगे ना तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सेविंग बैंक में चेकबुक मिलती है, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाओ, चेकबुक मिलती है, मिलती है, यानी कि चेक देकर कैश कराया जा सकता है। करंट अकाउंट में मिलती है, मिलती है। एफडी और आरडी में मिलती है, एफडी में चेकबुक मिलती है, आरडी में मिलती है, तो बेटा वो डिमांड डिपॉजिट नहीं होते, अभी समझ लो इस बात को। यानी कि सीधी सीधी सी बात बोलूं, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं। यानी कि क्या बात है बेटा, अगर आपके पास कोई करेंसी या कॉइन कैश में पड़ा है, वो M1 का पार्ट है। अगर सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा है कॉमर्शियल बैंक के पास, क्या वो पार्ट है M1 का? हाँ वो पार्ट है। एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये क्या चीज है, ये क्या भला है बेटा? अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने, फॉरेन बैंक ने, इंटरनेशनल बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने IMF के पास कुछ रखा हो, समझा देता हूं, लो लिख देता हूं। इंटरनेशनल बैंक ने या फॉरेन गवर्नमेंट ने या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने या बेटा वर्ल्ड बैंक ने कोई भी पैसा आरबीआई के पास रखा हो, वो पार्ट होगा। जैसे कि आरबीआई बेटा फॉरेन एक्सचेंज खरीदता है उनको पैसे देकर, वो अगर आपकी डिमांड पर, इंडिया वालों की डिमांड पर उनको देता है ना बेटा, यानी कि बेटा वो करेंसी भी कभी ना कभी इंडिया में सर्कुलेट जरूर होगी ना, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट है। लेकिन ये थोड़ी समझाना था क्या दो चीजें नहीं होंगी पार्ट। बेटा अगर गवर्नमेंट ने कोई पैसा आरबीआई के पास रख रखा है, वो भी पार्ट नहीं होगा, और कमर्शियल बैंक ने कोई पैसा आरबीआई के पास रख रखा है, वो भी अदर डिपॉजिट का पार्ट नहीं होगा। ये दो चीजें कभी भी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का पार्ट नहीं होगा। रीजन बेटा देखो से, हाँ हेल्ड बाय पब्लिक तो है ही है। यहां पर एक और भी मेरा मतलब है समझाने का। देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने कमर्शियल बैंक को पैसे दिए, ठीक है, सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराए, वो यहां काउंट हो गए। से कमर्शियल बैंक ने आगे आरबीआई को दे दिया, दोबारा काउंट करोगे? इसीलिए काउंट नहीं करा रहे। सर सिंपल सी बात है, एक चीज को दो बार काउंट करोगे फिर तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा दिखाई देगी आपको। समझ आई बात? M1 में क्या तीन चीजें आती है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट मतलब जिनको चेक से एनकैश किया जा सकता है। बेटा ये वर्ड याद रखना, कभी नहीं भूलना। जिनको चेक से एनकैश किया जा सकता है, दो ही चीजों को किया जा सकता है, सेविंग बैंक को और करंट अकाउंट के बैलेंस को। एंड थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट में सारी बातें फॉरेन की, ना तो गवर्नमेंट की बात छेड़ना, ना कमर्शियल बैंक की बात छेड़ना किसी भी हालत में। बात क्लियर? पक्का? ये मोस्ट लिक्विड है क्योंकि ये बेटा डिग्री ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से है, ठीक है। M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक।
बाबू सेविंग डिपॉजिट पता है ना, पोस्ट ऑफिस में अगर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाओ, पोस्ट ऑफिस जनरली 3 अकाउंट खोलता है, सेविंग बैंक, एफडी और आरडी। M2 में क्या आता है बेटा, M1 वाली सारी बात, और अगर आपने सेविंग अकाउंट में कुछ रख रखा हो पोस्ट ऑफिस के पास तो वो भी आ जाता है। बेटा ये मोस्ट लिक्विड क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा कई बार पोस्ट ऑफिस भी आपको एट वंस पैसा नहीं दे पाते। परेशानी समझा देता हूं मैं। आपको क्या लगता है नुमेश कैम के पोस्ट ऑफिस में, ये जो गोपाल नगर है, कितना पैसा होगा? शायद बैंक के पास भी ना हो, इतनी एफडी आरडी है वहां पर, अंदाजा नहीं होगा आपको। आज मांग लो आप कि मेरी एफडी मैच्योर हो रही है, मुझे तो 1 लाख कैश ही चाहिए, आपको वादा कर देगा 2 दिन बाद का, आज नहीं दे पाने का, होता ही नहीं पोस्ट ऑफिस में पैसा, सारा जमा करते रहते हैं आगे हेड ऑफिस को। तो बेटा इसलिए मोस्ट लिक्विड में नहीं रखा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के पास एट वंस मिलता ही नहीं कुछ भी। समझ आई बात? क्या इस बात पे क्लियर हूं मैं? चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो ओके, ठीक है, बढ़े आगे। M3 इज इक्वल्स टू, बी केयरफुल, यहां M2 नहीं है, बी वेरी केयरफुल, M2 नहीं है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, विद कमर्शियल बैंक्स। लो जी, अभी इस बात पे बहुत एनालिसिस है। टाइम डिपॉजिट समझते हो बेटा? एफडी और आरडी को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, एफडी और आरडी को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? सेविंग बैंक और करंट अकाउंट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, इनको क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। कहता है M1, M3 में क्या आएगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। ये क्या मतलब नेट टाइम डिपॉजिट? हाँ नहीं, आरबीआई के पास नहीं। नेट टाइम डिपॉजिट, नेट वर्ड का मतलब क्या है? कुछ माइनस होगा? हाँ भाई इंटर बैंक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये आप बात सही पर आया, तो मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा मैं एक पब्लिक का मेंबर, मैंने पीएनबी बैंक के पास 1 लाख रुपए की एफडी करा दी, ठीक है, और पीएनबी बैंक ने, क्योंकि उसको लगा मेरे पास फालतू पैसे है, बैंक को लगा मेरे पास फालतू पैसा है, उसने 50,000 रुपए की एफडी करा दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। कितने रुपए की एफडी होगी? बोलो बोलो यार, टोटल कितनी हुई? 1.5 लाख। कैसे निकालना है टाइम डिपॉजिट? बेटा देखो, टाइम डिपॉजिट पूछे तो, मेरे से कोई पूछे टाइम डिपॉजिट कितना हुआ, तो वो तो 1.5 लाख हुआ। नेट कितना हुआ? नेट तो मेरे हिसाब से 1 ही लाख है। बेटा फिर वही बात, आप एक चीज को 2 बार काउंट करोगे क्या? मैंने 1 लाख दिए, उसने आगे 50,000 दिए, तो 1.5 लाख रुपए हो गए मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो 1 ही लाख रुपए की है ना। नेट टाइम डिपॉजिट कैसे कराया? जितनी बेटा टोटल एफडी हुई वो, जितनी इंटर बैंक हुई उसे उठाकर माइनस कर दो। समझ आई बात? M3, हाँ बाबू, जितनी एफडी टोटल हुई वो, जो मैंने बैंक के साथ कराई और जो बैंक ने दूसरे बैंक के साथ कराई, टोटल 1.5 लाख, माइनस कर दो इंटर बैंक वाली, नेट हो गया। सिंपल सा मतलब क्या है? जितनी पब्लिक के मेंबर ने बैंक के साथ कराई बस वही जोड़नी है और कुछ नहीं छोड़ना। नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, बात ओके। M4, यहां पर क्या है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। एक बात कभी ना भूल जाना, एक्सक्लूडिंग NSC, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना? ये बात मत भूल जाना, ठीक है? ये बात क्यों लिखी हुई है अलग से? क्योंकि एनएससी का पैसा बैंक के पास नहीं रहता, ये पैसा गवर्नमेंट ले जाती है, अगर किसी को बजट याद आ रहा हो तो। स्मॉल सेविंग्स, कैपिटल रिसीट ऑफ गवर्नमेंट, कभी कुछ याद आया? कैपिटल रिसीट में 4 बातें आती थी, ये बैंक के पास नहीं रहता, ये गवर्नमेंट ले जाती है, इसलिए एनएससी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है? अब पढ़ लो क्या लिखा है। M3 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। बेटा यहां पर पोस्ट ऑफिस के सिर्फ सेविंग बैंक के डिपॉजिट आए थे, यहां एफडी और आरडी सब कवर हो गया। नहीं, सब कुछ कवर हो गया, सब कुछ। 3 ही तरीके का अकाउंट खोलता है, सब कुछ कवर हो गया, सब कवर कर देना, लेकिन एनएससी की बात मत करना, क्योंकि एनएससी के पैसे बेटा गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं, बैंक के पास नहीं रहते, मतलब पोस्ट ऑफिस के पास भी नहीं रहते। लेकिन मेरे को इतनी बात में खत्म नहीं करना, मुझे 2-3 बातें आपको क्लियर करनी है। बेटा पहली बात, ये सबसे ज्यादा लिक्विड है और दिखाई भी दे रहा होगा। ये थोड़ा सा कम लिक्विड है क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर टाइम पैसा अरेंज नहीं करके दे सकता आपको। ये उससे भी कम लिक्विड है क्योंकि बेटा एफडी और आरडी में टाइम इन्वॉल्व हो होता है। कई बार आपने एफडी कराई है 5 साल के लिए, लिक्विड कहां से है वो?
आपकी आरडी चल रही है 3 साल की, कहां से लिक्विड है वो? एकदम मिलने वाला है। 3 साल 5 साल है अभी उसमें, तो लिक्विड नहीं है। और उसके बाद बेटा वही सारी बातें, एफडी और आरडी पोस्ट ऑफिस की, वो तो और लिक्विड नहीं है, मैच्योर भी हो जाएंगी। आप लाइन में लगे होंगे, पोस्ट ऑफिस को कह दोगे मैच्योर हो गया, आज पैसा दे दे, वो आपसे मांगेगा 2-3 दिन रुक जाओ, मैं मंगवा देता हूं हेड ऑफिस से पैसा। तो ये बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। लिक्विडिटी की समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है। व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड? M1 इज द मोस्ट लिक्विड। व्हाट इज द लीस्ट लिक्विड? M4 इज द लीस्ट लिक्विड। बेटा M1 और M2 का एक और दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं नैरो मनी। भूलना मत, पेपर में आने वाला 1 मार्क क्वेश्चन, नैरो मनी। और बेटा M3 और M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, एक बात और मैं आपसे पूछूं, सबसे ज्यादा आरबीआई किसका इस्तेमाल करता है? अगर आरबीआई को जानना हो ना कितनी मनी सप्लाई हो रखी है इकोनॉमी में, आरबीआई, मैं आरबीआई की बात बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा आरबीआई इसका इस्तेमाल करता है। आरबीआई को ना पोस्ट ऑफिस से कम लेना देना है, आरबीआई ना बैंकिंग चैनल को ही सब कुछ समझता है। और देख लो बेटा M3 में ना सब बैंक्स आ जाते हैं, उनके सारे अकाउंट आ जाते हैं। दोबारा पढ़वाऊं, सुनो। M1 आएगा, M1 में क्या क्या आया? करेंसी क्वाइन विद पब्लिक, और क्या आया? सेविंग बैंक और करंट अकाउंट आ गया, डिमांड डिपॉजिट नहीं बोला, सेविंग और करंट अकाउंट आ गया, और जो अदर डिपॉजिट दूसरे फॉरेन बैंक्स ने उनके पास रख रखा है वो आ गया, प्लस और क्या जोड़ दो? टाइम डिपॉजिट भी जोड़ दे बैंक का, यानी कि बैंक का सेविंग बैंक भी आ गया, करंट अकाउंट भी आ गया, एफडी भी आ गई, आरडी भी आ गई, आपके साथ पास जो कैश पड़ा है वो भी आ गया। बेटा बैंक पूरा कवर हो गया। इसलिए आरबीआई को सबसे ज्यादा लेना देना M3 से। समझ आई बात? M3 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है? बात ओके, चैप्टर खत्म।